क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आएगा, अकाउंटिंग टर्म्स जो है in the form of question answers. Okay, we are going to discuss this, very interesting and very important. सबसे पहले देखिए ये रहा है ना, और जिन बच्चों को आएगा ना बेटा वही बताएंगे, मतलब हैंड रेज करेंगे, और जिनको लगता है इसमें ये नहीं सोचना है कि हमें नहीं आ रहा है तो हम नहीं बताएंगे, गेस कर सकते हो, गलत होगा तो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अमाउंट स्पेंट फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट इज अ, कह रहा है कि जब हम खर्च करते हैं, परचेज करते हैं फिक्स एसेट, जो भी हम पैसा खर्च करते हैं फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, वो क्या है। 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है अभी तक। सिर्फ 5 ही स्टूडेंट को आता है क्या ये, या और भी बच्चे हैं? उदित बताएंगे, फिर उसके बाद दिव्या बताएंगे। हाँ बेटा उदित। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिव्या आप बताइए। दिव्या। यस सर। कौन सर सा? इन्वेस्ट। हाँ बोलो। सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होगा। और कोई बच्चा अनम्यूट करके बताइए। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक बच्चे ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया, मैं बताऊं देखो बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे जो इनकम होती है ना, सोर्स ऑफ इनकम, उनको बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने पिक्चर हॉल का एग्जांपल दिया था आपको, तो पिक्चर हॉल में जब हम उसका जो एंट्री एग्जिट गेट था उसको हमने बढ़ाया था, तो वो उससे हमारी इनकम थोड़ी ना बढ़ी। लेकिन जब आप लैंड खरीदोगे, इक्विपमेंट्स खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, फैक्ट्री खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। याद रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है जो हम इसलिए करते हैं कि हम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देख सकते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट आंसर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उदित समझ में आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? यस सर, यस। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो ना बेटा, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कुछ भी जिससे आप इनकम कर सको, आगे फ्यूचर में कमा सको, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। और एक स्टूडेंट ने इन्वेस्टमेंट बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा ये लाइन ना जो आपको पढ़ना चाहिए था, अमाउंट स्पेंड फॉर परचेजिंग, ठीक है, तो हमने परचेज किया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हम पैसा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, Anup, a sole trader, draws rupees 500 from the business for paying tuition fees to his child. This amount is termed as. अनूप नाम का एक सोल ट्रेडर है, यानी एक अकेला घर, एक बिजनेसमैन है जो अपनी खुद की बिजनेस करता है। उसने क्या किया, 500 रुपए बिजनेस में से निकाले। वो इसलिए निकाले क्योंकि उसे अपने बच्चे की ट्यूशन फीस देनी है। तो ये जो पैसा है, जो अमाउंट है जो निकाला है, उसको क्या कहेंगे? सर ड्राइंग। सर बेटा ड्राइंग्स। हैंड रेज पहले करना है और उसके बाद मैं पूछूंगा, ठीक है। 2 बच्चों ने ड्राइंग बताया, इसके अलावा और कोई बच्चा कुछ आंसर अलग बताना चाहता है? वंशिका। सर ड्राइंग। ड्राइंग, ठीक है। अच्छा तनीषा आप बताइए बेटा। सर ड्राइंग। आप भी ड्राइंग बता रही हैं, ओके ठीक है। ईशांत आपको क्या लग रहा है बेटा? ईशांत आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? आकाश। सर कैपिटल माइनस भी तो हो सकती है। इसका इफेक्ट तो सही कह रहे हो आप, इसका इफेक्ट तो यही होगा कि कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन इस अमाउंट को जो उसने निकाला है अपने बच्चे के लिए, उस अमाउंट को क्या कहेंगे ये पूछा है। उस अमाउंट को ऑब्वियस सी बात है कैपिटल तो कहेंगे नहीं। हाँ ये बात पक्की है कि कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रॉइंग्स, ठीक है। इसको हम ड्रॉइंग्स कहेंगे क्योंकि जब भी कोई ओनर, कोई बिजनेसमैन अपना ही पैसा जब निकालता है, अपने ही बिजनेस से जब पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। याद रखिएगा। समझ गए सभी? आकाश समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, कह रहा है उस पर्सन का नाम बताइए जिसने बिजनेस को पैसा देना है। हैंड रेज कीजिए, बताना नहीं है, हैंड रेज करना है। ठीक है, उदित ने किया है और वंशिका ने हैंड रेज कर रखा है, तनीषा ने किया हुआ है बेटा। ओके ठीक है, उदित पहले बताएंगे। डेबिटर सर। डेबिटर, डेबिटर्स। डेबिटर तो कुछ भी नहीं होता बेटा। डेटर्स कह रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, डेटर्स। दिया, आपको क्या सर लग रहा है? डेटर्स। डेटर्स लग रहा है आपको, ठीक है। वंशिका, सर डेटर्स। ठीक है, और तनीषा, सर डेटर्स। ठीक है, और कोमल, सर डेटर्स। निखिल, देख लो इतने सर बच्चे गलत ना हो जाए। डेप्टर। डेटर्स, सर ठीक क्रेडिटर। है। सर क्रेडिटर, क्रेडिटर। चलो एक बच्चे ने क्रेडिटर बताया, तो क्या नाम है बेटा? आकाश। आकाश। बेटा क्रेडिटर पता है कौन होता है? क्रेडिटर लेनदार होता है, देनदार नहीं होता। ठीक है, आपको मैंने बोला था ना, डेटर लिखना द वन हु गिव्स, और क्रेडिटर होता है द वन हु टेक्स। अब इस लैंग्वेज को पढ़ो। अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, ये वो पर्सन जिसने पैसा देना है। ओज मनी मतलब पैसा उसने देना है फॉर्म को, बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेटर। ठीक है आकाश? यस सर। हाँ, अब डेटर में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लो हमारी बिजनेस है, हमारी बिजनेस ने एक को 5 लाख रुपए दिए और उसने बोला कि मैं 10 दिन या 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो हमारा डेटर बन जाएगा। और अगर बिजनेस ने किसी से पैसा लिया हो तो उसको बोलेंगे बिजनेस ओज, बिजनेस को देना है, ओ मतलब देना है। और अगर बाहर वाले आदमी ने देना है बिजनेस को तो वो हमारा डेटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डैश एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, कह रहा है ये वो एसेट्स हैं जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं होता। 5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, 6 स्टूडेंट्स, इनफैक्ट 7 हो गए, वेरी गुड। ठीक है आकाश बेटा बताओ क्या होगा? सर इंटेंजिबल। अच्छा, आपको इंटेंजिबल लग रहा है, ओके। उदित आपको क्या लग रहा है बेटा? सर इंटेंजिबल। दिया आपको क्या लग रहा है? सर इंटेंजिबल। अभी तक सब बच्चों ने इंटेंजिबल ही बोला है। वंशिका, इंटेंजिबल। तनीषा, सर इंटेंजिबल एसेट। कोमल, जितने बच्चों ने हैंड रेज किया सबसे एक बार पूछ लूं। कोमल, सर इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा आपको भी इंटेंजिबल लग रहा है, ठीक है। और कुशा ने भी हैंड रेज किया। हाँ बेटा कुशा। इंटेंजिबल सर। निखिल, इस बार इतने बच्चों ने बता दिया, गलत तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं? निखिल, निखिल आपने भी हैंड रेज किया। यस सर। क्या आपको क्या यस लग रहा सर। है, क्या क्या आंसर है? सर फिजिकल एसेट्स। एसेट्स दोज आर व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म। क्या आंसर क्या है, आपको क्या लगे? कौन से एसेट्स हैं बेटा ये हैं सर इंटें हाँ, ये है सर इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट। ठीक है, तो देखिए आंसर स्क्रीन पे, इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखिए इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स ये सारे होते हैं जो डायग्राम में देख रहे हैं राइट साइड में नीचे कॉर्नर। ब्रांड्स इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट्स, जब हम किसी चीज का पेटेंट करवा लेते हैं ना, वो भी इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क देखते हो ना, गाड़ियों पे ट्रेडमार्क लगा रहता है कि नहीं? ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे ऑडी क्या है? सर कंपनी का लोगो। लोगो। हाँ यूं कह सकते हो। वो हमारे को कमाने में भी तो मदद करता है, देखते नहीं हो कंपनी का लोगो देख के एक तरह से एडवर्टाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मर्सिडीज जा रही है तो मर्सिडीज का लोगो क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है? यस सर। क्या यस सर। क्या होता है मर्सिडीज का सर लोगो बीच बताइए? बीच में 3 डंडे और साइडों में सर्कल होता है सर। साइड में नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एक डंडा और गोल।
अच्छा, आप देखो यहाँ पे ब्रांड्स में एक बार दिखा रहा हूँ, और ये लोगों का आप देखेंगे, कुछ लोगोज भी दिखा देता हूँ। ये किसका लोगो है बेटा? ये देखो तुम, स्क्रीन पे दिखा? आई होप दिख रहा यस होगा। सर। हाँ जी, ये देख रहे हो, ये किसका लोगो है? ये फोर्ड। सर ये कोबरा का लग रहा है। किसका? ये का ये वाला कह रहे हो क्या? कौन सा कह रहे हाँ, हो आप? यही जो ये बड़ी। वाला हाँ सर, हाँ किसका है? कोबरा सा लग रहा है। अरे ये लोगो तो मैंने खुद नहीं देखा। किस चीज का लोगो है, कोई बताएगा? सर साहब भी फॉरेन कंट्री। कार का है, फॉरन का। नहीं, मतलब ये है क्या लोगो, किस किस चीज का है? मैंने तो खुद नहीं देखा ये लोगो। ये कार का है वैसे, किसी बच्चे को पता है? नहीं, ये तो नई चीज आ गई। सर लिखा है वहाँ पे अल्फा रेमोस। फोर्ड का है क्या? सेल्बी, अल्फा रोमियो ये है, देखिए ये रहा, ये कार की ब्रांड है बेटा। अल्फा रोमियो बैज फ्लोट्स to the top because like all great art it tells a story but still holds some mystery. The red cross, a common medieval Christian symbol. ये जो रेड क्रॉस देख रहे हैं ना, ये क्रिश्चियन सिंबल है, और ये रिप्रेजेंट करता है मिलान को। मिलान पता है कहाँ है? मिलान नहीं? The meaning of human figure being consumed by a snake dragon creature. On the other hand, it is a title less straightforward. ठीक है, तो ये जो है, ये इस तरह से लोगो बनाया जाते हैं। देखो हर एक लोगो का ना कोई मीनिंग मिलेगा आपको। जैसे ये देखो, ये सेल्बी, ये फोर्ड की है, ठीक है, ये भी एक लोगो है, ठीक है। और मर्सिडीज का ये रहा, देखिए ये रहा ये रहा लोगो, तो सर नीचे आपको, है मर्सिडीज का। ये रहा। हाँ ये मर्सिडीज का है, ठीक है। ये काफी सर लग्जरी कार्स इटली होती में हैं। है। क्या मर्सिडीज? ये तो जर्मनी की कंपनी है, लेकिन अभी आपको अच्छा सर लगेगा मैं सुन के कि वो कह रहा हूँ, क्या। मिलान इटली में है। अच्छा हाँ, मिलान तो इटली में, यस। ये पूछ रहा हूँ, ये जर्मनी की कंपनी थी, अभी कहाँ की हो गई? किसने खरीद लिया है इसको, मर्सिडीज को, पता रतन है? टाटा। हाँ, इंडियन ब्रांड खरीद चुका है इसको, ठीक है। तो मर्सिडीज बेंज 3 पॉइंट स्टार एम्बलम, और लग्जरी है ये, आपको पता ही है इसके पीछे की कहानी, पता है? 1926 में a logo with a red around it and often seen in color, but once the brand converted to all silver design. पहले कलर में था, अब सिल्वर डिजाइन हो गया। ये लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, ये भी आप जानते ही होंगे लैम्बोर्गिनी। बुलिश है, पता है, क्योंकि स्पेन में आपको पता है ना बुल फाइटिंग होती है, तो वहां की कंपनी है ये। तो कई बार अपने देश के हिसाब से ना कंपनी का लगता है। फोर्ड आप जानते ही हो। ये सारे के सारे जो है लोगो हैं, ये किस चीज का लोगो है बताइए? टेस्ला सर कंपनी। टेस्ला। टेस्ला कंपनी। तो ये जो है, ये सब के सब जो है इंटेंजिबल एसेट हैं, क्या इसके है? वजह से क्या, इसके वजह से गवर्नमेंट की कमाई होती, मतलब कंपनी की ब्रांड्स की कमाई होती है। और ब्रांड्स जो है इंटेंजिबल एसेट हैं, ये हमें कमाने में मदद करते हैं, हम दूर से ही पहचान लेते हैं। आप देखो इसमें सारे के सारे जो है आप दूर से ही पहचान लोगे, फरारी है, ये है वो, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ही बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो हमें मदद करते हैं। ट्रेडमार्क हमारे को मदद करता है, प्रोडक्ट को एक तो एडवर्टाइज करने में मदद करता है, दूसरा इसको हम पेटेंट करा लेते हैं तो कोई दूसरा इसको यूज नहीं कर सकता, तो इससे हमारी रेपुटेशन भी बढ़ जाती है। एक्सक्यूज और मी सर। जितना, हाँ सर सारी कारों ने इस मतलब वो करा रखा होगा फिर।
सारी हाँ कार बिल्कुल करा लेती हैं, क्योंकि दूसरा कोई ना बनाए उनका वो। इनफैक्ट आपको पता है, आपको डिजाइन भी कार की जो डिजाइन होती है वो भी उसको पेटेंट करा लेती हैं। आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि एक कार की डिजाइन है तो दूसरी कार भी वैसी बना ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बकायदा पैसे देते हैं और उस डिजाइन को ना पेटेंट करा लेते हैं कि ऐसा डिजाइन कोई दूसरा ना बनाए। क्योंकि ऐसा कई बार क्या होता है, कस्टमर को वो लुक पसंद आ जाता है, तो उस लुक में कोई दूसरी कार नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस लुक को देखने के लिए भाई वो खरीदेगा। तो आप देख लो, जितनी जो ब्रांडेड कार है उनका लुक जो है वो दूसरी कार भी तो बना सकती हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनको अलाउ ही नहीं होता है, आप बना ही नहीं सकते, आपको अपना नया लुक देना पड़ेगा कोई ना कोई। इज इट क्लियर? सर यस फिर सर। दूसरी कंपनी उन्हें पैसे देकर वो डिजाइन भी तो खरीद सकती है। लेकिन वो कंपनी चाहेगी क्यों अपना ही लुक दूसरे को क्यों देना चाहेगी? इससे तो उस कंपनी का ही नुकसान है, और इसीलिए तो उसने पेटेंट किया है। तो इसीलिए उसको दूसरे को यूज करने देने के लिए अलाउ ही नहीं करती। ठीक है, यस क्योंकि सर। उसी से तो उनकी कमाई है बेटा। अगर वही लुक दूसरे में आ गया तो फिर मतलब हो सकता है कस्टमर उस तरफ भी भाग जाए, क्या पता उसी लुक में थोड़ा सस्ता बेचने लग जाए वो। तो इसीलिए ऐसा होता नहीं है जनरली, बट दे सकती है कंपनी अगर चाहे तो। अगर कोई दूसरी कंपनी परमिशन मांगे और दूसरे को लग रहा है कि हाँ यार फायदा है दे दो, तो दे भी सकती है। चलो आगे देखो, पढ़ो क्वेश्चन। द अमाउंट अर्न्ड बाय अ बिजनेस concern through sale of its product or providing services to the customer is called। एंड अभी तक एक भी बच्चे का रेज नहीं हुआ है। चलो वेरी गुड, मतलब एक साथ ही 6 बच्चों का हैंड रेज हुआ। ठीक है, तनीषा बंसल बताइए बेटा। सर एक्सपेंस, सॉरी सर, इसमें एक्सपेंस नहीं है, इसका इनकम है। एक्सपेंस बता रही हैं आप या इनकम? एक चीज बताओ सर पहले। मेरे को सर मेरे को लगा इसमें अमाउंट स्पेंड हो रही है, पर इसमें अर्न हो रही है, तो ये इनकम हाँ, है। इनकम लग रहा है आपको। वंश आपको क्या लग रहा है बेटा? सर यही लग रहा है। यही लग रहा है। मैं एक कोई गेस्ट आया हुआ है, इसको ऐड कर लेता हूं। हाँ बोलो, आपको भी इनकम लग रहा है? आपको भी इनकम लग रहा है, ठीक है। उदित, आकाश, सर इनकम। इनकम। और कोई बच्चा? तनीषा आपको क्या लग रहा है बेटा? तनीषा? सर इनकम। इनकम। दिया? सर रेवेन्यू। सर सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है। निखिल को रेवेन्यू लग रहा है, वेरी गुड। ठीक है, सर तो आंसर है रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है, करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू होना चाहिए। देखते हैं एक बार क्लिक करके। ठीक है, करेक्ट आंसर रेवेन्यू होना चाहिए। ठीक है, क्यों होगा रेवेन्यू? क्योंकि देखो, रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी हम कोई चीज सेल करते हैं और उससे कमाते हैं, तो उसे उसी को तो हम रेवेन्यू कहते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें यही तो था कि कोई भी चीज जो हमें मिली सेल करने के बाद, तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू जो है, जो भी पैसा हम, जो भी सामान हम बेचते हैं और उससे जो हमें पैसा मिलता है, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और कभी भी याद रखना, प्रॉफिट को रेवेन्यू नहीं कहते हैं। जो हमें पैसा मिला है उसको रेवेन्यू कहते हैं बेटा। कई बच्चों को लगता है प्रॉफिट ही रेवेन्यू है, नहीं, थोड़ा सा का फर्क है। जैसे मान लो मैंने 20,000 का सामान बेचा, तो 20,000 मेरा रेवेन्यू है। हो सकता है प्रॉफिट उस पर 1,000 हुआ हो, या हो सकता है कि 5 ही रुपए हुआ हो, तो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु सर एंड। हाँ सर बोलो। इनकम कह सकते। इनकम अपने आप में गलत हो जाएगा। देखो, रेवेन्यू का मतलब होता है कोई भी सामान आपने बेचा और बेचने की वजह से जो भी आपको पैसा मिला, सारा पैसा जो मिलता है उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन इनकम तो कम भी हो सकती है ना। ठीक है, तो सेल, सेल को रेवेन्यू कहते हैं, लेकिन हम उसको वर्ड को यूज करते हैं रेवेन्यू। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट मनी फ्रॉम द बिजनेस इज टर्म्ड एज। कह रहा है वो पर्सन जिसको बिजनेस से पैसा मिलने वाला है,
उसको क्या बोलेंगे? सर क्रेडिटर हैंड रेज करना है, मैं खुद पूछूंगा। वंस कर रखा था। सर क्रेडिटर। क्रेडिटर। आकाश? सर थोड़ा डाउट है, आकाश अभी सोच के बताएंगे। सोचो सोचो, जब सब बता लेंगे तब सोचोगे यार। हेमांग? सर क्रेडिटर। क्रेडिटर, बहुत अच्छा। वंशिका? Sir, creditors. आदित्य? आदित्य क्या लग रहा है बेटा? आदित्य सर क्रेडिटर। कोमल को क्या लग रहा है? Sir, कोमल। creditor. Sir, और creditor. किंचित? सर क्रेडिटर। और निखिल को भी क्रेडिटर ही लग रहा होगा, पक्की बात। हाँ सर। चलो, तो मैक्सिमम बच्चों को लग रहा है क्रेडिटर, और करेक्ट आंसर क्रेडिटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आंसर आ गया क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर याद रखो, द वन हु टेक्स। अब देखो यहाँ देख, व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ क्रेडिटर? क्रेडिटर का ऑपोजिट क्या होता है? डेटर होता है। Debtor. तो ये ना बी साइलेंट पढ़ना है, ध्यान रखना। कभी भी कोई पूछेगा ना, डेब्टर नहीं बोलना, डेटर बोल। बी साइलेंट। तो डेटर हो गया, डोनर हो गया, गिवर हो गया। ठीक है, कई लोग इसको डेबिटर भी बोलते हैं, ऑब्लिगर। ठीक है, तो ये सब एक ही बात। चलिए अब नेक्स्ट। ऑल क्लेम्स अगेंस्ट द बिजनेस आर कॉल्ड। जितने बिजनेस के अगेंस्ट में क्लेम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैंड रेज करना है। निखिल बताइए। सर लायबिलिटी। चलो वेरी गुड, लाइबिलिटी। हेमांक आपको क्या लग रहा है बेटा? सर लायबिलिटी। तानिया आपको क्या लग रहा है? तानिया? आदित्य? सर लायबिलिटी। लाइबिलिटीज, ओके। किंचन? लायबिलिटी। ठीक है, और निखिल? सर जो बता तो दिया लायबिलिटी था। अच्छा ठीक है, तो करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है ये पढ़ना जरा, ये ऑल क्या है? All. और लाइबिलिटी जो होती है सारी क्लेम मांगते हैं क्या? नहीं ना, नो सर। क्योंकि बिजनेसमैन ने पैसा लगाया हुआ है, तो जो भी पैसा अंदर का पैसा होता है उसको जब क्लेम करेंगे, ऑल क्लेम्स, तो इसे इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी वो होती है जिसने पैसा उधार लिया, आउटसाइडर भी हो सकता है, वैसे आप इक्विटी कहो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, फिर मैं पूछता हूँ। Dash transaction is one wherein payment or receipt of money is postponed for a future date. वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पेमेंट जो है या जो रिसीट है वो पोस्टपोन्ड हो जाती है आगे के डेट्स के लिए। कौन ट्राई कर रहा है? क्लास? सर क्रेडिट। बिल्कुल सही, क्रेडिट। ठीक है, देखो क्रेडिट जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया आंसर कि क्रेडिट है। क्रेडिट की खास बात क्या होती है? ये पोस्टपोन हो जाता है। देखो ना, ये लैंग्वेज पढ़ो, कह रहा है वो ट्रांजैक्शन जो जिसके अंदर पेमेंट या रिसिट जो है आगे के लिए, फ्यूचर डेट के लिए पोस्टपोन हो जाती है। तो आपको पता है कि जब हम उधार बेचते हैं या उधार खरीदते हैं, तो उसमें उधारी जब लगती है तो पोस्टपोन हो जाती है, बाद में हम उसका पेमेंट करते हैं या बाद में हमें पैसा मिलता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्रेडिट। ठीक है,
अब क्रेडिट दो तरह की हो सकती है, देखो कैश ट्रांजैक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द वर्ड यूज, पेमेंट बाय कलेक्शन ऑफ कैश एंड ऑल, और जो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी के मुकाबले एसेट ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? ट्राई करो, अब हार्ड होता जा रहा है। हाँ, निखिल ने हैंड रेज किया है। सर अमाउंट इन्वेस्टेड। आप कह रहे हैं अमाउंट इन्वेस्टेड। दूसरा उदित। अमाउंट इन्वेस्टेड सर। अच्छा, आकाश। कैपिटल। कैपिटल। अच्छा, और कोई बच्चा? जीके का उसमें आ रहे बेबी, देख लिया करो। ना उसमें ला देख मैं कोमल दिखाऊंगा। कोमल कोमल। हाँ सर तनिषा। कैपिटल। सर कैपिटल। कैपिटल, ठीक है चलो। सर और कोई बच्चा अलग बताना चाहेगा? सर करेक्ट कैपिटल। सर solvent। कैपिटल। करेक्ट आंसर है कैपिटल। देखो जब भी ना एसेट और मतलब आप देखो ये वाली लाइन देखो, मैं फिर से पढ़ाता हूँ। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, जब एसेट्स ज्यादा हो जाए लायबिलिटी के मुकाबले, तो इसका मतलब वो कैपिटल है। अगर आप लायबिलिटी को ध्यान से देखो ना, तो लायबिलिटी तीन चीजों से मिलकर बनती है, कैपिटल, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एक्सटर्नल मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे कि बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब अगर हम टोटल एसेट में से हटा दें तो बच जाता है कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन ने लगाया है। तो टोटल एसेट में से अगर हम बाहर के लोग जो पैसा लेना चाहते हैं उनको हटा दें, तो बच कौन गया? कैपिटल, यानी कि बिजनेस में जो पैसा लगाया गया है। तो कभी भी याद रखना, इसको याद रख लो या नोटबुक में लिख लेना, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। जब भी लायबिलिटी के मुकाबले देखो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो टोटल एसेट्स में से हम एक्सटर्नल बाहर की लायबिलिटी निकाल दें, तो जो बच जाएगा वो कैपिटल बच जाएगा, तो कैपिटल होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ओनर्स राइट्स एंड क्लेम्स टू द बिजनेसेस। ओनर का जो राइट है और क्लेम है बिजनेस के प्रति, वो क्या होगा? निखिल। सर 1 मिनट। ठीक है, और कोई बच्चा जिसको आता है बता दे सीधा। इक्विटी। इक्विटी। और कोई? करेक्ट आंसर होगा इसका भी कैपिटल, ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर कैपिटल होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि कैपिटल के ऊपर ही तो ओनर का राइट है, जो मालिक है उसका अधिकार किस पे है? कैपिटल पे, क्योंकि कैपिटल वो पैसा होता है जो मालिक बिजनेस। सर अभी म्यूट स्टॉक कर होल्डर लीजिए। हो सकता है। मतलब स्टॉक होल्डर तो ओनर ही हो गया ना। हाँ हाँ, तो तो फिर उसको, उस टर्म को हम कैपिटल बोलते हैं, तो ज्यादा बेटर सूटेबल होगा कैपिटल, क्योंकि स्टॉक होल्डर फिर वही ओनर ही हो गया, समझ रहे हो ना, ओके। क्योंकि हम टर्म पूछ रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। वो एसेट जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसको क्या कहेंगे? हाँ, आंसर बता दीजिए जिनको भी आता है। सर करंट करंट एसेट। बहुत बढ़िया, ये तो कोई भी बच्चा गलत नहीं बताएगा, करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट वो एसेट होती है जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत जल्दी से हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बताना है। फातिमा टुक एन एजुकेशनल लोन ऑफ ₹10,000। फातिमा ने एजुकेशनल लोन लिया एसबीआई से, ठीक है, 10,000 का। कालीकट द रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन एसबीआई एंड फातिमा। फातिमा और एसबीआई के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? पढ़ो, इसमें ऑप्शन बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, आराम से तसल्ली से टेक योर टाइम पढ़ के बताओ। पहले हैंड रेज करेंगे। फातिमा ने पढ़ाई के लिए लोन लिया एसबीआई बैंक से 10,000 रुपए का, ठीक है, कालीकट, एसबीआई कालीकट है वहां से। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कह रहा है फातिमा इज द डेटर ऑफ एसबीआई, फातिमा एसबीआई की डेटर है। फिर दूसरा ऑप्शन है एसबीआई कालीकट जो है डेटर हो जाता है फातिमा का।
फिर तीसरा है फातिमा जो है क्रेडिटर हो गई, ठीक है, एसबीआई की। और चौथा हो गया फातिमा इज द प्रोप्राइटर ऑफ एसबीआई, फातिमा जो है मालिक हो गई एसबीआई। आप बताइए बेटा कौन बता रहा है, ए बी सी और डी, कौन सा करेक्ट है? सर सी। सर ठीक है, मैं एक एक करके सर निखिल, ए। ठीक है निखिल, आपको क्या लग रहा है कौन है करेक्ट आंसर? सर सी। आपको सी लग रहा है। उदित? नहीं पता। ठीक है, वंशिका? सर सी सी सर लग रहा है। ए। अच्छा, वंशिका को क्या लग रहा है? ए ए। ए लग रहा है। अच्छा, और तनिषा? सर ए। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फातिमा डेटर हो गई ना भाई, इसने लोन लिया है तो क्या ये पैसे नहीं देगी? देनदार नहीं बन गई है, देखो द वन हु गिव्स, तो फातिमा डेटर बन गई है, इसने उधार लिया बकायदा, इसको पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे कैसे भाग जाएगी? ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी में, a student of, ये लास्ट क्वेश्चन है, a student of class 11th commerce after going through the topic capital expenditure and revenue expenditure has classified certain expenditure as given below. देखो एक स्टूडेंट है 11th कॉमर्स का, और टॉपिक पढ़ने के बाद उसने ये दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको क्लासिफाई किया। देखो ये कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन परचेज, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, गुड्स परचेज। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नीचे देखो क्या लिख रहा है, सेल ऑफ लैंड, इंस्टॉलेशन चार्ज, रेंट पेड। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये सही है या गलत है? सर ही इज रॉन्ग। सर ये Wrong. गलत है। और कोई बच्चा सही बताना चाहेगा इसको? सर सेल ऑफ लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। गलत है। देखो गलत था वो, अब हम इसको सही कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी क्लास वाले बच्चे समझदार हैं, अपनी क्लास के बच्चे ये आंसर करेंगे। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन को इंस्टॉल करना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये बाकी के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, डे टू डे एक्टिविटी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गुड्स खरीदना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये करेक्ट आंसर होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes. सर। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया है। अगली सेल क्लास ऑफ लैंड किसमें आएगा? क्या? सेल ऑफ लैंड कैपिटल में। कौन सा, ये वाला? ये वाला क्या? रेवेन्यू का फर्स्ट पॉइंट। हाँ, ये नहीं आएगा कहीं भी, क्योंकि ना तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये गेन है क्या? ठीक है, मतलब ये डे टू डे एक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती ना, इसलिए जानबूझ के रखा था कंफ्यूज करने। सर सैलरी पे टू द एम्प्लॉय किस में आएगा? सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय, ये वाला, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंस कर रहे हैं हम। सर हाँ सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना एक बार। बेटा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जो हम, कई बार क्या होता है, जैसे हमने एडवर्टाइज कर दिया तो एडवर्टीजमेंट में बहुत लाखों रुपए लग जाते हैं, तो ये खर्चा हम अगर एक ही साल दिखा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो खर्चा सिर्फ एक ही साल कमाने में मदद नहीं करेगा, हमें कई साल तक कमाने में मदद करेगा। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम करते तो एक ही बार हैं, लेकिन उसकी कमाई कई साल तक के लिए रहती है, तो इसीलिए उसको हम लोग अलग से दिखाते हैं, ठीक है। और जो उस साल का खर्चा वही दिखाते हैं, उसके अलावा बाकी जो है हम बैलेंस शीट के नोट टू अकाउंट्स में लिख देते हैं। तो ये वो खर्चा है जो कई साल तक बांट दिया जाता है। जैसे मान लो आप एडवर्टाइज कर रहे हो और उसमें आपने 20 लाख रुपए लगा दिए, तो उस एडवर्टीजमेंट को आपने 5 साल के लिए रखा, मतलब जिस एडवर्टीजमेंट कंपनी से आपने बात की उसने बोला हम 5 साल प्रचार करेंगे और हम इतने रुपए लेंगे, लेकिन ये प्रचार एक ही बार पैसा ले लेंगे और 5 साल तक ऐड देंगे इसका, तो आप उसको क्या करते हो, हर साल में बांट देते हो ऐड, उसका हिस्सा। आ गया समझ में? यस सर। तो जैसे मान लो 5 लाख खर्च किया आपने और 5 साल तक एडवर्टाइज करना है, तो उस साल का खर्चा सिर्फ 1 लाख दिखाओगे, ना कि 5 लाख। अगले साल का 1 लाख, फिर अगले साल का 1 लाख।
ठीक है, तो इतने पे ही खत्म करते हैं स्टूडेंट्स, और मिलते हैं बिजनेस की क्लास में। ठीक है, और आगे का कंटिन्यू करेंगे कल, अगली क्लास में हम खत्म करेंगे इसको, यानी कि